अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग में तेज़ी आती जा रही है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सियासत में बड़ी तेज़ी आती जा रही है। 2 दिन पहले जो हमने व्लॉग में आपको कहा था कि इमरान खान ने जो एलसी के अंदर जो बात की थी, उसकी वजह से एक मौका ज़रा मुनासिब नहीं था। अपोजिशन को वक्त मिल जाएगा, अपोजिशन को एक बड़ा इशू मिल जाएगा, और न सिर्फ इशू मिल जाएगा बल्कि जो मगरबी क़ुव्वतें हैं उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो खुलकर अपने पॉलिटिकल एजेंट को मुतहर्रिक करें। कल भी हमने आपको इसकी तरफ इशारा किया था और आज आपने देख लिया कि सुबह जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तकरीबन 140 लोगों की दस्तखत से उन्होंने जमा करा दिए। देखिए, अब मसला इसमें सारा जो ये है, मैं अब इसमें ज़्यादातर बारहा ये कहता रहा हूँ कि अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी कि नहीं कामयाब होगी। देखिए, इसकी कामयाबी की ना 80% उम्मीद है। उसकी वजह मैं बता दूँ आपको क्यों है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये असल में पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, जो संजीदा हल्के हैं, उनके हाथ में भी है कि वो अपना वज़न किधर डालते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि इस नो कॉन्फिडेंस के अंदर रिजीम चेंज का जो मामला आ गया है, ये यूरोप की तरफ से और मगरिब के तमाम बड़े ममालिक की तरफ से है। तो अब मैंने कल आपको बताई थी बात कि ये मामला जो है अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, ठीक है। तो अब अगर जब ये मामला इनके दरमियान आ गया तो फिर देखना ये होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी मगरिब की हाशिया बरदार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ पाकिस्तान की जितनी बिज़नेस एलिट हैं वो भी मगरिब के हाशिया बरदार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिज़नेस एलिट के साथ अगर आप देखें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, तो वो भी मगरिब के हाशिया बरदार हैं। तो आप यूँ कह लें कि सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी और तमाम लोग जो सब मगरिब के हाशिया बरदार हैं, वो इस वक्त इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं, क्या वो इमरान खान की तरफ जाएंगे? देखिए, इस हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब को एक मशवरा हमने तो अब काफ़ी अर्से से देना ही छोड़ दिया। हमने बहुत पहले कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं थोड़ा-सा अपने रवैये के अंदर लचक पैदा करें, वो जाएँ, जाके लोगों से मिलें, बुज़दार को हटाएँ। बहुत से लोग, आपको पता है, मैं जब कहता रहा हूँ तो बहुत से लोग हमारा मज़ाक भी बनाते रहे थे कि नहीं जनाब, वो मैंने एक दफ़ा कहा था, मेरे पुराने तमाम व्लॉग उठा के देख लें, अखबारी बयानात भी देखें जो मैंने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कहे, कि ये जो मैंने उन्हें कहा था कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, बुज़दार तेरा नाम रहेगा, ये इमरान खान के लिए मुसीबत बन जाएगा। अब मैं खुल के नहीं बताऊँगा, मैंने इशारतन पहले बता दिया था कि बुज़दार खान साहब कहाँ से आए थे, इनको लाने वाले कौन थे। मैंने बताया था कि एक ट्रायंगुलर है और ट्रायंगुलर में एक गुजरांवाला के एमपी हैं, उनकी खातून हैं, बुज़दार साहब की खातून है, हमारी खातून अव्वल हैं, इनके मामलात हैं, इनका बड़ा मजबूत ट्रायंगुलर है। बहुत सारे मामलात के अंदर अब बहुत से लोग नहीं मानते, जज्बाती होते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। देखिए, अब आप, मैं इसीलिए किसी की बात को बुरा नहीं मानता कि आपको हक़ाइक़ नहीं पता। और इशारतन मैंने बहुत पहले भी कहा था कि बहुत सारे मामलात हैं होते हैं, सेटल्ड किए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मामलात जो हैं प्लांटेड हैं, ठीक है। तो बहरहाल देखना पड़ेगा, लेकिन अल किस्सा मुख्तसर है कि जो बातें हम कहते रहे हैं आपको, और वही बातें आज सामने आती रही हैं। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आज जहांगीर तरीन ग्रुप का जो इजलास हुआ है, उसके अंदर भी ये फैसला हुआ, उन्होंने बुज़दार के ऊपर जो है सवालिया निशान बनाया। और सुबह सुबह बुज़दार साहब ने फ़ौरन कह दिया था कि हम जो है चौधरी ग्रुप को देने के लिए तैयार हैं, चौधरी बिरादरान को, लेकिन बुज़दार को लेकिन हम किसको, अलीम खान ग्रुप को या को नहीं लाएंगे, सॉरी, अलीम खान को वज़ीर आला नहीं लेंगे। तो यार, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब खुल के बात कर दी। फिर मैंने फ़ौरन ही, जब ट्विटर पे मुझसे लोगों ने पूछा, तो मैंने कह दिया कि ये बुज़दार साहब ने फिर गलत बयान दिया है। और कप्तान को भी बुरा लगा, और आपने देखा थोड़ी देर बाद वो बुज़दार साहब के वो तर्जुमान ने आके कह दिया कि बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि जब सियासत मुल्क के अंदर गंभीर हो जाती है, तो सिर्फ मशवरों के ऊपर देखना चाहिए कि आज 3 साल 4 साल के अंदर कौन लोग आपको मशवरे देते रहे हैं। आप अभी भी उन्हीं के मुशावरत पे चल रहे हो। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की थी कि इमरान खान साहब सारी सूरत-ए-हाल को जब देखते, परसों तक, 3-4 दिन तक पहले इमरान खान साहब भी कह रहे थे, उनके तमाम हवारी कह रहे थे कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, और हम कह रहे थे कि नहीं आ सकती है, इसके चांसेस हैं। मैंने आपको एक बात बारहा कही थी कि तहरीक अदम एतमाद टल तो सकती है थोड़ी सी, लेकिन वो आएगी ज़रूर। टल इसलिए जा रही थी कि मामला जो है इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे बहुत सारे मसले थे, कुछ यकीन दहानियाँ थीं, कुछ ज़मानतें थीं। लेकिन डे बिफोर यस्टरडे जो मेलसी के अंदर हुआ, तो उसके अंदर फिर वो जब खुलकर उनको सहारा मिल गया, अपने जो एम्पायर हैं, फॉरेन एम्पायर्स, जब उनकी तरफ से इशारा मिल गया, तो इसलिए वो अब तहरीक अदम एतमाद जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वो आपने देखा उसकी मूव जमा हो गई। बुनियादी तौर पर मैंने हमेशा जो बात कहता रहा हूँ वो समझने की कि पाकिस्तान में अभी तक जो कुछ होता रहा है, पाकिस्तान में क्या, कई मुल्कों में रिजीम चेंज जो होती रही है,
तो हमें जब ये मालूम था, ये सारी बातें मालूम थी, तो हमें फिर सारे मामलात को देख के चलना चाहिए, लेकिन अफ़सोस ये कि इस पे कुछ मसला नहीं हुआ। खैर अब देखें जो भी होता है, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बता दूँ कि मैं तो खैर इमरान खान से मेरा राब्ता होता भी नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग हैं करीबी जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं, उनसे कभी राब्ता होता है। हमने उनको अभी यही बात कही है और मैंने ट्विटर पे भी इनको बाएँ कहने के बाद मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था कि ठीक है, मूव आपकी हो गई है, लेकिन आपके पास अभी 7 दिन है या 3 दिन का टाइम है। बेहतर है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर जहांगीर तरीन से खुद बात करें ना। बात करने में क्या तकलीफ है? मतलब कुछ लोगों, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों ने इनको बिल्कुल चिमड़ के रखा हुआ है कि जी आपने इनसे बात नहीं करनी है, आपकी एक बड़ी पर्सनैलिटी है, आपने बिल्कुल इनसे बात नहीं करनी है, इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो एक अवामी लीडर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। जब लोग उससे मोहब्बत करते हैं तो उसको हर आदमी से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलने में कोई बुराई नहीं है। खुद चाहिए इमरान खान साहब को भी 7 दिन है उनके पास, 3 दिन भी हो सकता है टाइम, 7 दिन भी है, टाइम बहुत कम है बनिस्बत के। यूट्यूबर से मुलाकात की, बहुत से लोग कहे भाई यूट्यूबर, अब बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने आपको पहले कहा मेरा यूट्यूब से ताल्लुक़ नहीं है, मैं अब दे रहा हूँ अपने, ठीक है मेरा एक अलहदा है, आप मेरे उसमें जाके देखें, मेरी प्रोफाइल में, ट्विटर की प्रोफाइल में देखें, यूट्यूब की प्रोफाइल में देखें, कहाँ लिखा है, ना मैं साफ़ी हूँ ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा यूट्यूब से क्या ताल्लुक। मैं तो ठीक है अपने ज़मीर के मुताबिक करता हूँ, कुछ लोगों के कहने पे करता हूँ, कुछ मेरे अपने मालूमात है, ना मुझे यूट्यूब की आमदनी से को परवाह है कि सुबह शाम धड़ाधड़ में डालता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं तो सिर्फ अपने ज़मीर को साफ़ करने के लिए, अपने अपने आप को मुतमईन करने के लिए जो काम करता हूँ कि भाई लोगों को सही बात बताऊँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ झूठ है। मैं बैरून मुल्क देखता हूँ, मैंने बताया कि मैं कुछ आलमी थिंक टैंक के साथ मैं हूँ, मैं जो कुछ देख रहा हूँ कि पर्दे पे तो चल रहा है सफ़ेद रंग और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है ग्रीन रंग, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कहीं न कहीं मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ, तो मैं इसलिए अदा करता हूँ। मेरा कोई यूट्यूबर से ताल्लुक़ नहीं, ना मैं किसी यूट्यूबर के साथ हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास ना इस वक़्त ये टाइम नहीं था यूट्यूबर से बात करने का, इस वक़्त इनको चाहिए था और अभी भी इनके पास टाइम है कि अपने लोगों के पास, नाराज़ लोगों के पास जाएँ, उनको बताएँ सारी बात और उनको कहें कि भाई देखिए मैं पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का रुख बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके मग़रिब के साथ मामलात हैं, लेकिन अगर आपके हालात दुरुस्त हो जाएँगे, पाकिस्तान मुल्क तरक्की कर जाएगा, तो हम आपको बताएँगे, आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। जो कुछ चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप हमसे लें, लेकिन खुदा के वास्ते आप उधर ना जाएँ। ये ज़रूरत है इस वक़्त इमरान खान ये बात करें और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर ये बात करेंगे तो लोग उनकी बात मानेंगे, नाराज़ अरकान भी मानेंगे। कुछ इमरान खान की बात है, कुछ ऐसी, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसी पर्सनैलिटी दी होती है। अच्छा, अब इसी के साथ-साथ अभी देखें कि आज अभी वो तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिटे हुए मोहरों ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, जरदारी साहब ने और साथ में आपने देखा जरदारी साहब ने पहली बात तो अब देखें कि कितने बड़ी खुशी से उन्हें तालियां बजाई हामिद मीर की बहाली के ऊपर। आप मुझे बताइए, हामिद मीर एक आम सा आदमी जो आज से 10-15 साल पहले औसाफ के अंदर एक लिखा करता था, एक एडिटर हुआ करता था, फिर आर्टिकल लिखना, और आज हामिद मीर की इतनी बड़ी शख्सियत होगी कि पाकिस्तान के टॉप मोस्ट यानी बड़ी सियासी जमातें जो बड़े चोर हैं गुरुओं के, वो उसकी बहाली के ऊपर, उसके कॉलम की और उसके प्रोग्राम की बहाली पर वो तालियां बजा रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा जो मैं कहता रहा हूँ कि हामिद मीर हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, नजम सेठी हो गए, अभी मैं कई लोगों का नाम लूँगा, ये कौन है और किसके मोहरे हैं, आपको समझ जाना चाहिए। और कौन किसके लिए करा, मेरे लिए तो आज तक किसी ने ताली नहीं बजाई, मेरे लिए तो शायद पता नहीं, और जो आप लोग मेरा वीलॉग देखते हैं वो भी शायद कोई ताली ना बजाता हो। तो सारी बातें समझने की कोशिश करें। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सब कुछ गैर मुल्की ईमा के ऊपर हो रहा है। गैर मुल्की एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ियों के अंदर भी हैं, बड़े पैमाने के अंदर मीडिया हाउस के मालिकान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, अदलिया के अंदर भी हैं और कहीं-कहीं फ़ौज के अंदर भी हैं। लेकिन फ़ौज के अंदर क्योंकि एक सिस्टम है उनका, वो फ़ौज के अंदर सिस्टम से बाहर नहीं जाते। उनको पता है कि उनकी इतनी ज़बरदस्त कंट्रोल होता है कि ज़रा भी उन्होंने कोई हैंकी-पैंकी मारने की कोशिश की तो वहीं 1 मिनट में वर्दी उतरती है और स्टार भी खुल जाते हैं और फिर वो कोर्ट मार्शल का खतरा होता है। मैं बहुत बड़ी बात आपको आगे करके बस अब जा रहा हूँ। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने देखा कि जरदारी साहब ने क्या कहा, उसने कहा कि हमने, जब लोग किसी ने सवाल किया कि जनाब वो असेंबलियाँ टूट जाएंगी, तो जरदारी साहब ने क्या कहा कि हमने जनाब इस काबिल ही नहीं छोड़ा, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बगावत की थी हमारे ख़िलाफ़, जब हमारे ख़िलाफ़ हुकूमत ने बगावत की थी, सब हमारे ख़िलाफ़ हुए थे, इसाक़ खान हमारे ख़िलाफ़ हुए थे, तो हमने वो काम ही ख़त्म कर दिया, हमने सदर से वो इख्तियारी लिए कि असेंबलियाँ टूटे। आप अंदाज़ा लगाते जाइए कि किस तरीके से, जो मैं कहता था ना कि ये बाकायदा प्री प्लान था, और ये सब कुछ मगरिब के कहने पे हो रहा है। 18वीं तरमीम मगरिब कहने पर आई, जितने मामलात होते हैं सब कुछ मगरिब के कहने पे हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब से वही गलती हो गई कि इमरान खान साहब ने आते ही सारे पत्ते खोल दिए। इनको ये पत्ते नहीं खोलने चाहिए थे। सिर्फ 3 या 4 आदमी को गद्दारी की बुनियाद पे पकड़ते, बदनवानी की बात ही ना करते। आप यकीन करें क्या सूरत हाल कुछ और होती। फिर उसके अलावा इन्होंने ये गलती कर दी। दूसरा, मैं बार-बार इनको कहता रहा हूँ, आपको याद होगा जो मेरे बयानात पढ़ते हैं, मैं चीखता रहा हूँ। मैंने इमरान खान को 10 दफ़ा कहा कि आप सी पैक पे जाएँ, सी पैक पे जाएँ, सी पैक पे जाएँ। बहुत इमरान खान सी पैक के ऊपर बहुत कम गए। उसकी वजह से भी क्यों
कि उनके गिर्द जो लोग थे ना, जो पैराशूटर्स हैं, ये अभी भी वो पता नहीं वो हैं 4-5 नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता बार-बार नाम लेने के, वो सब के सब अमेरिकन हैं, सबके डुअल नेशनल हैं। बताने को वो क्या कहते हैं कि हमारे मुशीर हैं, कोई सलामती का है, कोई ख़जाने का है, कोई पता नहीं किस चीज़ का मुशीर है, लेकिन सबकी हमदर्दियाँ जो हैं मगरिब के साथ हैं। तो आप मुझे बताइए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने लगती है या कोई मसला होगा, तो जिनके के पैसे बाहर होंगे, जिनके बच्चे बाहर होंगे, जिनका सरमाया बाहर होगा, सब कुछ बाहर होगा, वो बाहर वालों की बात मानेंगे या पाकिस्तान के अंदर की एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे? एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, लेकिन वो ये देखेंगे ज़िंदगी की कमाई हमारी बाहर है, और उनको ये भी पता है कि बाहर वालों की इतनी बड़ी पावर है कि 2 मिनट के अंदर निकाल के ले जाते हैं। नवाज़ शरीफ भी चले गए, ज़रूरत पड़ी तो कोई और भी चला गया, जेल के अंदर से निकाल के ले आते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, तो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। असल मकसद ये है पाकिस्तान की सियासत पे जो मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है कि सारी सूरत हाल मैंने आज आपको बता दी। बिलावल साहब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, और कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 80% इसमें चांसेस है कामयाबी के, लेकिन अगर फ़ौज ने सही स्टैंड लिया, और हो सकता है कि शायद धक्का-शक्का लगा दिया, क्योंकि मना तो किया है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते इस वक्त रिजीम चेंज हो या कोई मामलात हो, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं मगरबी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जो ख़ाइफ़ हैं, अगर उन्होंने अपना काम दिखाया और वो मुकामी इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े होकर उन्होंने कोई कार्रवाई की, तो बेहतर है। ये मामला जो है हो सकता है 80% चांसेस है कि ये कामयाब हो जाए। लेकिन अगर नहीं कामयाब हुई, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये लोग फिर हंगामा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये हंगामा कहाँ होगा? ये हंगामा मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद के अंदर होगा, बड़े पैमाने के ऊपर। और आज जो ये पहुँचे हैं, मैंने आपको याद है 3 दिन पहले कहा था कि जो पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद पहुँचना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बिल्कुल एक तयशुदा इनका टाइम था कि इस वक़्त जो है लेकर जाएँगे, ताकि एकदम हुकूमत पर दबाव दिया जाए। अब दोनों तरफ से सूरत हाल हो गई है, यानी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट को एंगेज कर दिया जाएगा वहाँ इस्लामाबाद के अंदर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सतह के ऊपर, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जा रहा है सियासी सतह पर। तो ये बहुत इन्होंने बड़ी अच्छी मूव बनाई है। खान साहब को देखना चाहिए था कि किस तरीके से सारे मामलात को चलाना है। ठीक है जनाब, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा एक बात ये है कि ये इसमें इस वक्त जो है अल्लाह आपका भला करे, रूस और यूक्रेन, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त सबसे अहम जो एक बड़ी बात आ रही है, जो ख़तरनाक बात आ रही है, वो ये है कि बाइडन ने अभी ऐलान किया है कि वो रूस से जो तेल आता है उसके ऊपर वो ख़रीदने पर पाबंदी लगा देंगे। और यूरोप को भी उन्होंने कहा है। जब मैं आपसे बात करूँ, ये अभी बातचीत उन्होंने ऑर्डर किया नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। अगर ये ऑर्डर तैयार हो जाते हैं, तो आप यकीन करें कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा भौचाल पैदा हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि रूस के पास एक हथियार है तेल का और गैस का, क्योंकि अगर इन्होंने तेल बंद किया तो रूस ने गैस बंद कर देनी है, और अगर रूस ने गैस बंद कर दी तो आप यकीन करें पूरे यूरोप के अंदर ना तवानाई का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाना है, बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और अगर ये तेल इन्होंने लेना बंद कर दिया, और अगर इसने प्यूटन ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि प्यूटन ने कह दिया कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा अगर तेल पे पाबंदी लगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तेल की जो कीमत है ना, वो 300 $350 फी बैरल से भी ऊपर चली जाएगी। नहीं, आप यूँ समझ लें कि एक आग लग जाएगी पूरी दुनिया में। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त की पोजीशन ये है कि दुनिया की कई स्टॉक मार्केटें गिर गई हैं। पाकिस्तान की तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन मैं दुनिया की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि वो गिर गई हैं। तो इसलिए जो है हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं दुनिया के। ऐसी सूरत के अंदर जो ये सारी सूरत हाल चल रही है, तो इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं तो बुनियादी तौर पर जो मैंने कल आपसे कहा था कि मेरा तो एक तजिया ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया की होने जा रही है, गंदम का बहरान होने वाला है, सारी दुनिया में कहत की सूरत आने वाली है, इस वक्त तो अपोजिशन का किरदार ये होना चाहिए था कि जनाब इमरान खान साहब, आप सारे मामलों को छोड़ें, आर्जी तौर पर हम इस वक्त मिल बैठते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से बात करते हैं। आपने ये जो बातें कर दी हैं, खुल के बात की है। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने कब क्या बार बार कहूँ, फजल रहमान साहब बुनियादी तौर पर इनको होना चाहिए मगरब का फॉलोअर, लेकिन वो मगरब के फॉलोअर हैं। बाकी चने जरदारी वगैरह तो हैं, क्योंकि इनका प्लान कुछ और है, नवाज शरीफ का प्लान कुछ और है, लेकिन वो तो अपने आप को दीनी जमात कहते हैं। इस तरह और तमाम जमातें सारी मगरब के फॉलोअर हैं। तो ठीक है, वो ये भी कह सकते थे कि चले ठीक है जनाब, हम ये कर लेते हैं भाई, मगरब का एजेंडा बाद में आप चलिए फॉलो कर लीजिए, इस वक्त हालात ख़राब होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इसके बरक्स हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो आटा मिलों के, जो भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, इस वक्त जो आटा जो फ्लोर मिल मालकान है ना, आपको पता है चीनी के कारखानेदार भी यही, जरदारी वगैरह और अपना जहांगीर तरीन और सारे नशरी सब यही हैं, चीनी वाले भी और आटे वाले भी यही हैं जो असेंबली में बैठे।
अब इन्होंने अपने गोदामों के अंदर गंदम को स्टोर करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। मैं यहाँ यूरोप में बैठा हूँ, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर अहम जगहों पे मेरे लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने निशानदेही कर दी कि इन लोगों ने गंदम भी स्टोर करना शुरू कर दी है। एक तरफ मैंने पहले कहा था आपसे, एक हफ्ते दो हफ्ते पहले कि यूक्रेन पे और रूस की हुई जंग तो गंदम का बहरान पैदा होगा, क्योंकि गंदम पूरे एशियाई मुल्कों में प्लस पाकिस्तान में भी आती है। तो हमें वाफर मकदार में इस वक्त चाहिए था अपोजिशन को कि वो गंदम जमा करती कि पाकिस्तान में कहत की सूरत हाल ना हो। वो इस पर बात करते, वो सिर्फ इसलिए कोशिश की जा रही है अमेरिका और बरतानिया के को, क्योंकि यूरोप को उन्होंने बुरा कह दिया इमरान खान ने, यूरोप ने फ़ौरन नाराज़गी का इजहार कर दिया। तो पूरी जो है ना कुव्वत जो है सिर्फ इस बात के ऊपर सर्फ हो रही है कि किसी तरीके से रजीम चेंज में मगरिब की मदद की जाए और भले पाकिस्तान में क़हत आ जाए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये मामला दुनिया में बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। हमें दुनिया में वही कौमें कामयाबी होती हैं जो कि दुनिया के बदलते हालात को देखकर अपनी पॉलिसी बनाती हैं। रोमानिया के हवाले से मैं बता दूं कि रोमानिया में न्यूक्लियर असलहे से लेस कल जो है ना अमरीकी फ़ौजों ने वहाँ पे तैयारों में अमरीकी फ़ौजी बड़ी तादाद में उन्होंने मशक़ें की हैं, जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अहम और सबसे और ख़तरनाक बात है वो ये है कि पेंटागन ने फ़िलहाल अमेरिका को मना कर दिया है कि वो बराह रास्त जंग में ना जाए। तो जब अगर पेंटागन मना कर रहा है और अमेरिका जंग में जाने से मना कर रहा है, उसके बावजूद अमेरिका जो है रूस के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया जो है ना कहीं तीसरी जंग के करीब जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी इन खबरों के साथ एक और ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि रूस के साथ जो है नेटो में जो लड़ाई हो रही है नेटो की, उसमें शमूलियत के लिए चीन ने अपने बाहर फ़ौजों भेजने की बात की थी, मैंने आपको कल बताया था। उसके ऊपर जो है जर्मनी ने और फ्रांस के जो हैं क़यादतें, ये दोनों मिल रही हैं, किससे बात करने जा रही हैं वर्चुअल, किससे, चीन के सदर से। ये मैंने आपको कल खबर दी थी, लेकिन ये मैं आपको, और वो क्या बात करने जा रही हैं सिफारती ज़रिए बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इस मामले पे कहीं पार्टी ना बने, बल्कि कोशिश करें कि आप रूस की मुखालफत करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिनपिंग साहब जो हैं, चीन के सदर जो हैं, वो कानून ऐसा बना रहे हैं कि वो इस वक्त बाहर फ़ौजें भेज सकें, क्योंकि चीन में फ़ौजें बाहर भेजने पर पाबंदी है। तो ये जो है ना सारा मसला अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि बात जो है ना बिगड़ रही है। बात, कुछ लोग कह रहे हैं टीवी मीडिया पे भी मैंने देखा, पाकिस्तानी मीडिया पे, कि वो जंगबंदी जो है वो आर्जी हो रही है, वो पक्की जंगबंदी नहीं हो रही। पक्की जंगबंदी नहीं हो रही। बरतानिया मुसलसल अपने जंगजू भेज रहा है, अमेरिका की तरफ से मुसलसल जंगजू आ रहे हैं, 3000 साढ़े 3000 जंगजू और जो है अमेरिका में ने भेजे जा रहे हैं। दाइश आ रही है। आपको पता है दाइश कितने ख़तरनाक लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर किस तरह पाकिस्तान ने दाइश से मुकाबला किया था। ख़तरनाक लोग, सरों को काटने वाले और जिस्मों के वो फुटबॉल बनाकर खेलने वाले, वो यूक्रेन में दाखिल किए जा रहे हैं रूस की फ़ौज के साथ वो काम करने के लिए। तो यही वजह है कि फिर रूस जो है ना खुलकर बमबारी कर रहा है। अब रूस ये नहीं देख रहा कि कौन सा शहर है और क्या है, वो दबा के बमबारी कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया था आपको कल कि हमारे पास इत्तलात हैं कि इस वक्त शहरी इलाकों में लोग नहीं हैं। कहीं जो आपको औरतें बच्चे कहीं नज़र आती हैं ना, तो ये औरतें और बच्चे वो हैं जो कि जंगजू आए हैं, उन्होंने अपनी ढाल बनाया हुआ है सिर्फ ये दिखाने के लिए। बड़ी यानी टेक्निकल तरीके से मगरब इस वक्त जो है रूस की पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल कहने का मकसद ये है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। और ये जो मैंने आपसे कहा है कि जो ये बात हुई अभी, अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई और इनके गले पड़ रही है, और अगर ये मामला बढ़ गया तो आप यकीन करें पूरे यूरोप के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है एक काम और ये कर रहे हैं कि कल ईयू के जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर मालदोवा ने और एक मुल्क और है, गालिबन मालदोवा है, हाँ एग्जैक्टली मालदोवा है, और जॉर्जिया, यस मालदोवा और जॉर्जिया, इन दोनों ने भी यूक्रेन के साथ अपनी दरख्वास्त जो है जमा करा दी कि हमें भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर लिया जाए। तो इस तमाम सूरत के अंदर आप देखेंगे कि इतना नुकसान हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 13वां दिन है, आधे से ज़्यादा जो आधे के करीब यूक्रेन जो है ना वो तकरीबन तबाह हो चुका है। कीव के तकरीबन जितने खार्किव है, इरपन है और तमाम जितने शहर हैं वो सब के सब तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद है वो जंग जारी है और ज़ेलेंस्की साहब फरमा रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भाई ज़ेलेंस्की का है क्या वहाँ पे? ज़ेलेंस्की तो खुद तो यहूदी हैं, आके वो कुछ अरसे बाद वहाँ रहे थे। वो एक प्लान के तहत जो है उसको तबाह कर रहे हैं, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जंग जो है छेड़ी गई है, बाकायदा जानबूझ के रूस के साथ जंग छेड़ी गई है। और ये जंग इस तरह ख़त्म नहीं, क्योंकि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारी कौम को, और हमारे कहने का भी मकसद आपको ये है कि आप जो है होशियार रहें सारे मामला से। हालात कहीं भी किस वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं डराते, बट डराने की बात मत, एक चीज़ नज़र आ रही है, अब आपको ना बताऊँ तो फिर तो छुपा लूँ। अब जॉर्जिया के अंदर आप देखें, इन्होंने प्राइवेट आर्मी जो आज उखाड़ के भेज दी है,
और सारे जितने भी कौम परस्त हैं जो उसके अंदर यूक्रेन के और जो गोरों के कौम परस्त हैं उनको उतारा जा रहा है। मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, देखिए फिर बात आ जाती है ना तज्जिए के अंदर। मैं जो बार बार कहता हूँ ना, आप कहते हैं कौम परस्तों के खिलाफ, मैं कौम परस्तों के खिलाफ इसलिए बोलता हूँ कि कौम परस्त हमेशा बर्बादी का बायस होते हैं। आज यूक्रेन में कौन लड़ रहे हैं? सारे के सारे कौम परस्त हैं। जॉर्जिया के कौम परस्त उतारे जा रहे हैं, वहाँ पे दाइश के जो कौम परस्त है वो उतारे जा रहे हैं, गोरे जितने कौम परस्त हैं वो उतारे जा रहे हैं, जो गोरे यानी वाइट पीपल के साथ जो हैं और ब्लैक के साथ वो हेट करते हैं उनको उतारा जा रहा है। कौम परस्ती जो है ना, ये तबाही का बायस है। कौम परस्ती अच्छी चीज़ नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो है वतन परस्ती। वतन परस्त होंगे आप तो रियासत के लिए बेहतरी होगी, कौम परस्त होंगे तो रियासत के लिए बर्बादी होगी। इसी अल्फाज के साथ मैं आज सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कल इंशाल्लाह जो भी खबरें होंगी उसके ऊपर आपसे ज़रूर तजज़िया दूंगा। और इस दौरान अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, क्योंकि दुनिया के अंदर हालात बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, तो अगर मुझे शाम को टाइम मिला तो इंशाल्लाह कोई नया मैं आपको छोटा सा एक 10 मिनट का वीलॉग ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे तवक्को है कि शायद यूरोप के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ आने की इत्तलात आ जाएँ। और देखें जीपिंग से बात होती है, जीपिंग के साथ क्या बातचीत होती है रूस और चीन की और फ्रांस के क़यादत की। लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया कि चीन के सदर जो हैं वो रूस का साथ छोड़ने या रूस से पीछे हटने या रूस की किसी भी पाबंदी के खिलाफ वो इनका यूरोप का साथ नहीं देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें।